जो सीरीज चल रही है उसका टेस्ट नंबर 2। ये क्रम में नहीं लिए हैं मैंने, ठीक है, लेकिन आप इन्हें क्रम में लगा लेंगे बाद में, सभी क्रम में ही है। अब जो आगे का रास्ता है, जो अब से आगे का रास्ता चलेगा, अब उसमें वो ही छट पाएंगे जो निरंतर दौड़ रहे हैं, ठीक है भाई। अब वो लास्ट में ऐसा हर बार होता है, हर बैच में होता है कि लास्ट में फिर वही कैंडिडेट बचते हैं जो वास्तव में सफलता की तरफ चल रहे हैं। जब दौड़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारी भीड़ होती है, धीरे धीरे जो थकते जाते हैं वो साइड में होते जाते हैं। लास्ट में फिर वो बच जाते हैं जो वास्तव में उस शिखर तक पहुंचेंगे जहां पे आपको पहुंचना था। लास्ट में केवल वही बचते हैं और वो 100% पहुंचते हैं, उनमें जज्बा होता है आगे बढ़ने का। जो जीत है, किसी भी कंपटीशन की जीत है, कोई भी है, जीवन की जंग है चाहे कोई भी जंग है, वो जज्बे से ही जीती जाती है। हथियार मात्र क्या है, एक साधन है। जैसे एक छोटी सी चीज में भी बेहद बेहद शक्ति होती है। जैसे आप ही हैं, जैसे आपने मिर्च देखी है? अच्छा, सभी ने देखी, ओके ठीक है। उसको रखी है आपके पास कमरे में, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है कुछ भी। उसको जरा सा जलाओ तो दिक्कत है कुछ? क्यों? हाँ, वो अपना असर दिखाना शुरू करेगी। जब तक आप किसी चीज को रखिए, जब तक आप किसी चीज में चलना प्रारंभ नहीं करेंगे, उसको सीखना प्रारंभ नहीं करेंगे, उसको टच नहीं करेंगे, वो प्रभाव नहीं दिखाएगी। प्रभाव जैसे छोटी सी मिर्च है ना, उसका तो अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको छेड़ोगे, टच करोगे तो क्या करेगी? वो अपना प्रभाव दिखाएगी। और यही नहीं दिखाएगी, आसपास सारे क्षेत्र में दिखाती है ना। वैसे ही शब्द होते हैं, जो शब्द हैं जब तक रखे हैं वो निष्प्रभावी हैं। जिस दिन आपने उनको पढ़ लिया, वो कैसे हो जाएंगे? प्रभावी हो जाएंगे। ऐसे टेस्ट पेपर है, आपको मैंने दिया, आपने जाकर के फाइल में रख दिया, वो कैसे हो गए? वो निष्प्रभावी हैं। वो प्रभावी तब होंगे जब आप उनको अपने अंदर आत्मसात करना चाहेंगे, आप उनको पढ़ना चाहेंगे, आप उसमें घुसना चाहेंगे, आप उसमें ज्ञान लेना चाहेंगे उससे। जैसे अभी उदाहरण दिया आपको मिर्च का, ठीक है, जो अस्तित्वहीन, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो अपना प्रभाव दिखा सकती है, और इतना प्रभाव दिखा सकती है कि वो बहुत दूर तक दिखाएगी। वैसे ही ज्ञान, अब ज्ञान का प्रसार कितना होगा, है ना, शब्दों का प्रसार कितना होगा, शब्दों में कितनी शक्ति होगी, तो वो आप समझ सकते हैं। जैसे मंत्र है, मंत्र देखे आपने? अभी एक शब्द आएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? मंत्र है। वो जब तक आपके पास वेद रखा है, वो रखा है, वो प्रभावी कब होंगे? जब आप उनका सही उच्चारण सही समय पे करेंगे, तो वो कैसे होंगे? वो प्रभावी होंगे। तो इनमें बेहद शक्ति होती है। आप पढ़िए तो सही, आप चलिए तो सही आगे, आप कोशिश तो करिए, आप दौड़ना तो शुरू करिए, और तब तक दौड़िए जब तक आप कहाँ तक नहीं पहुंच जाते, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। अपना टारगेट निर्धारित करिए। टेस्ट नंबर 2, पहला सवाल है, थोड़ा फास्ट चेक करेंगे। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है, बोर्ड का यूज भी नहीं हो पाएगा बहुत ज़्यादा, जो है वो मैं आपको पहले बहुत ज़्यादा समझा चुका हूँ, बहुत अच्छे से, ठीक है। कुछ हैं जो आपको बोर्ड पर दिखा दिए जाएंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो उसको समझा दिया जाएगा दोबारा से। इनमें कोई ऐसे बच्चे नहीं है जिसको समझाने की जरूरत पड़े, सभी कंटिन्यू आने वाले हैं। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ। किस वेद में? ऋग्वेद में। पिछले भी टेस्ट में था, पहले ही नंबर पर था। ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे। लावण्य शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लवण से। किसी ने नमक लिखा हो तो नमक से भी है, ठीक है, वो नमक से भी। लवण का क्या अर्थ है? सौंदर्य। लिख सकते हैं, जिसको याद रख सकते हैं तो याद रखिए। रूप, आकर्षण, सुंदरता,
अनुग्रह, अनुग्रह आदि। अब लवण है क्या? है क्या लवण? मौनिका एक उक्ति है, रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंग। रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य, लावण्य का मतलब जैसे खाने में नमक का महत्व है, ठीक वैसे ही किसमें? षडंग में, चित्रकला में किसका? चित्र में लावण्य का महत्व है। जैसे खाने में नमक ज्यादा डालने से वो कैसा हो जाता? खाना बेकार हो जाता, और कम डालने से फीका हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है। आपको दे दिया, कितनी मेहनत की है किसी ने, लेकिन उसमें नमक कम है तो आपको अच्छा लगेगा? वो बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी सब्जी बनाई है लेकिन उसमें नमक बहुत ज़्यादा है तो अच्छा लगेगा? वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही वही महत्व है लवण का। लवण का मतलब है नमक से, है ना। जैसे ही चित्र में अगर बहुत ज़्यादा रंग का बहुत ज़्यादा यूज किया हुआ है तो कैसा लगेगा? वो बहुत ज़्यादा भी यूज नहीं करने और बहुत कम भी यूज नहीं करने, एक संतुलन में करना है कलर का प्रयोग, वो है लवण। महत्वपूर्ण तत्व है। चीनी षडंग की रचना लिपिबद्ध की सिंहो ने। सिंहो चीनी शिल्पाचार्य हैं, चीन के शिल्पाचार्य हैं। अगला है हिगेल व रुटफुट ने सर्वश्रेष्ठ ललित कथा माना है काव्य कला को। काव्य कला, श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। वेद व्यास। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? किसने? तुलसीदास जी ने। हाँ, और किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में। वर्णन किसका है? राम का वर्णन है। सादृश्य का भारत के चित्र षडंग में कौन सा स्थान है? सादृश्य का, वेरी गुड, 5वां। रूप भेद का बताइए, और वर्णिका भंग का, गुड। भाव का, प्रमाण का, भाव का तीसरा है, भाव का तीसरा है। प्रमाण का मतलब रट जाना चाहिए, हमारे टिप्स पर होना चाहिए, हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बार इसको लिख लो, लिख करके उसको बांट लो, बांट करके उसको याद करिए। रूप भेद कौन से स्थान पर? प्रमाण नहीं, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका भंग, वेरी गुड। हाँ, इनमें से एक आ सकता है। अगला सवाल है, शिवलाल पटना शैली चित्रकला चित्रकार के प्रमुख थे, किसका वर्णन किया है? हाथी दांत व कागज पर व्यक्ति चित्र। हाथी दांत व कागज पर, हाथी दांत पर चित्रकारी हम अधिकतर देशों की भी दिखा चुके हैं बोर्ड पर, ठीक है, उस पर वीडियो भी बना रखी है और देख सकते हैं आप। हाथी दांत व कागज पर व्यक्ति चित्र, और किसके बनाते थे? मुस्लिम निकाह के बनाते। निकाह किसे कहते हैं? हाँ, उसके चित्र बनाते थे। सात्विक संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। चित्र सूत्र में कितने रसों को माना? सात्विक संचारी भाव की संख्या 33, ठीक है। चित्र सूत्र में ये ठीक है बिल्कुल। चित्र सूत्र में कितने रसों को माना है? 9, जिनको कहते हैं नवरस। सृष्टि का पहला चित्र किसने बनाया था? भयजीत या नग्नजीत संसार के प्रथम चित्रकार थे? ब्राह्मण नहीं आएगा। देखो ऐसा है, जो कथोपकथन पर आधारित है ये तो प्रमाणित है, ठीक है। जो कथोपकथन पर आधारित है उसमें क्या है कि एक राजा था, मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ। राजा था, उसका जो शॉर्ट में सुना देते हैं, उसका पुत्र था जिसकी अकारण मृत्यु हो जाती है। अकारण मृत्यु होने के बाद वो उसको उठाते हैं और राजा के पास ले जाते हैं कि मेरे पुत्र को कोई बीमारी नहीं थी। ये क्या है? कथोपकथन पर आधारित है, ठीक है, मिथक हो सकता है। और उसके पास ले गए, राजा के पास, कि भाई मेरा पुत्र अकारण कैसे मर गया, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। उसने कहा, राजा ने, अच्छा ठीक है। उसने किसको बुलाया? यमराज को। यमराज से कहा कि भाई अकारण इसके पुत्र की मृत्यु हुई है, भाई क्यों लेकर के गए इसके प्राण? इसके प्राण वापस करो।
ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, पहले बता देता था संभव नहीं है, क्या है लिखा हुआ है, ये मिथक हो सकता है। अब उसने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा भाई, मेरा भी यही काम है प्राण देने का लेने का। उसने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। अब उसने सैनिक को आदेश दिया, पकड़ो इसको। पकड़ करके युद्ध किया उससे, युद्ध किया, राजा ने हरा दिया, हरा करके बंदी बना लिया कि अब तू यहाँ, अब बंदी बना लिया तो फिर तो उसको दे नहीं थे, तो उसने कहा ठीक है भाई तो दे देंगे प्राण। अब उसने अपनी संदूक खोली तो छांट लो कौन से, अब उसमें इतने सारे थे वो छांट नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कौन से प्राण है इसके। और उन्होंने कहा कि अगर ये जो इसके फादर हैं, इसके पिता हैं, अगर वो अपने पुत्र का कोई चित्र बनाएंगे तो मैं उसमें प्राण डाल दूंगा। वहाँ पर एक लकड़ी थी, लकड़ी से शिलापट था, शिला पर उसने चित्र बना दिया। चित्र बना करके उसने, यमराज ने उसमें प्राण डाल दिया, उसका पुत्र जीवित हो गया। ये संभव नहीं है, किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया मिथक पर आधारित, क्या मिथक पर आधारित चित्रकला की शुरुआत, सृष्टि का पहला चित्र। और जो लिखित में है वो क्या है, वो ये है भयजित और नैजित, नैजित नहीं नग्नजित। क्या है, राजा थे ये, हाँ कौन थे, हाँ राजा भैया, हाँ वेरी गुड, याद है तुम्हें, गुड। और सर जो विश्वकर्मा है वो क्या है? विश्वकर्मा वास्तु के, हाँ जी वास्तुकार, सही कह रहे हैं, वास्तुकार ही हैं। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव जन्म कहाँ से हुआ, शिला चित्रों से या पाषाण चित्रों से, पाषाण काल से। भारतीय चित्रकला का आधुनिकतम रूप क्या है, कंप्यूटर चित्र। अब तुरंत से कमांड दो और चित्र तैयार। अब बहुत ज़्यादा वस्तुएं या सामान जुटाने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास क्या होना चाहिए, कागज शीट होनी चाहिए, और जैसा आप चाहेंगे वैसा चित्र आपको तुरंत मिल जाएगा। सोचने की भी जरूरत नहीं है, भाव भी डालने की जरूरत नहीं है, सब काम खत्म कर दिया कंप्यूटर ने। तो ये आधुनिक में क्या आ गया, कंप्यूटर चित्र। अजंता में ललित कला के कितने रूप देखते हैं, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, तीनों मिलते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, तीनों तरीके के वहां पर चित्र मिल जाते हैं। देखो कहाँ पर, इसलिए क्या कहते हैं अजंता को, कौन कौन से चित्रों की, हाँ वेरी गुड। एलिफेंटा गुफा नामक किस लिए पड़ा है, एलिफेंटा गुफा का नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा, हाथी की बड़ी मूर्ति के कारण रखा। पुराना नाम क्या था एलिफेंटा का, धारा नगरी या, हाँ किसने रखा, पुर्तगालियों ने, वेरी गुड। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, टेम्परा। दरबारी शान शौकत किस शैली की विशेषता है, मुगल शैली की। थॉमस रो किसके शासन काल में भारत आया, जहांगीर के काल में आया था 1615 में। और कितने वर्ष तक रहा फिर ये, 3 वर्ष तक रहा यहाँ। और आया किस लिए था, कुछ तो काम होगा इसका, व्यापारिक संधि के लिए आया था। ठीक है। एलोरा की सर्वाधिक प्राचीन गुफा कौन सी है, 16 गुफा संख्या कौन सी है, 16 नंबर। वही सबसे ज्यादा हाँ, कैलाश पर्वत को उठाते हुए रावण, तो 14 हो गई सर, हाँ 14 में है ये तो। रावण की खाई, उसका नाम तो रावण की खाई है। कैलाश पर्वत उठाते हुए रावण कौन सी गुफा में है, 16 में ही तो, फिर ठीक है। रावण की खाई है, वो सही कह रहे हैं, 16 ठीक है। सर कैलाश मंदिर सर 16 गुफा है, सर 14 है। नहीं ठीक है, समझ गए, 16 नंबर ठीक है ये। अरे सब 16 मान लो, वो है 15 रावण की खाई। अच्छा ये बताओ, एलोरा को विश्व धरोहर सूची में किस सन में शामिल किया गया था, 1983 में। क्या, आगरा,
ठीक है। मुगल कालीन स्थापत्य कला का वर्णन काल है शाहजहां का काल। स्वर्ण काल है शाहजहां का काल। स्वर्ण काल, शाहजहां के काल को स्वर्ण काल क्यों कहा गया स्थापत्य कला का? उसने सबसे ज्यादा स्थापत्य भवन निर्माण किया गया है। बाग में कुल कितनी गुफाएं हैं और कहाँ हैं? 9 गुफाएं। कहाँ पर हैं? ग्वालियर जिले में, ग्वालियर के पास, सॉरी, धार जिले में। सिगरिया गुफा की खोज किसने व कहाँ की थी? मेजर फॉर्मस ने की थी, श्रीलंका, कोलंबो में। बादामी गुफा किस धर्म का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ब्राह्मण। फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है? शेखर कपूर। हाँ। एम.एफ. हुसैन की मृत्यु 2011 में कब व कहाँ हुई? 9 जून को हुई थी, लंदन में, अस्पताल में ही हो गई थी। नहीं, लंदन। अमृता शेरगिल की माता किस वाद्य यंत्र से में निपुण थी? ओपेरा बजाने में निपुण थी। सिद्धनवासल का अर्थ क्या है? जैन संतों के सिद्धों का निवास। जैन संतों के सिद्धों का निवास। स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत यानी पन्नी किसने चढ़वाई थी? राजा रणजीत सिंह ने। राजा रणजीत सिंह ने। कौन थे ये? सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। सिख साम्राज्य के संस्थापक थे राजा रणजीत सिंह। और कब चढ़वाई थी? 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत हुई थी उसमें ही इन्होंने इसकी परत चढ़वा दी थी, जो तबक भी बोलते हैं, तबक। गोल किनारे वाली तुलिका। गोल किनारे वाली तुलिका ब्रश कहलाती है? फिलवर्ट। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले का अकबर ने 16वीं शताब्दी में। किससे बना था? लाल बलुआ पत्थर से। अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या है? हाँ, जैन मुनि कर सकते हैं, जैन धर्म कर सकते हैं। किस सन में? 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच। अच्छा, सन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है? इनमें ज्यादा चक्कर में भी नहीं पड़ना, जितना ही बहुत है। बस तुमने ये जैन धर्म याद कर लिया, जैन मुनि याद कर लिया। ऑस्टवाल्ड आदर्श व्रत में कितनी रंगतें हैं? ऑस्टवाल्ड में है 24। मुख्य रंग 8 है और रंगतें 24 हैं। पहले भी यहाँ दिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ और इसमें वीडियो भी बना दिया है। एक रंग की 3 रंग। जो ऑस्टवाल्ड आदर्श व्रत है, जर्मन के रसायन शास्त्री थे, उन्होंने प्रतिपादित किया था। हाँ, विलेम आइजक न्यूटन नहीं थे, विलेम ओस्टवाल्ड थे। ओस्टवाल्ड ओस्टवाल्ड थे। विल्हेम ओस्टवाल्ड द्वारा विकसित किया गया था। ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। आर के लक्ष्मण क्यों प्रसिद्ध थे? हाँ, क्यों प्रसिद्ध थे? तुमने सही बताया। क्यों प्रसिद्ध थे? कार्टूनिस्ट है। ये आर के लक्ष्मण के ही चित्र हैं सारे, जो कार्टून बनाने में सिद्धहस्त थे। इसमें थोड़ा सा लिख लेना, एक कार्टूनिस्ट का सवाल जरूर आएगा भाई, इसमें थोड़ा लिखेंगे हम। ये कार्टूनिस्ट थे और कार्टून बना देते थे, राजनीतिक भी बना देते थे। जैसे ये है, ये राजनीतिक कार्टून है ना? न्यूज़पेपर में भी सर इनका कॉर्नर। अरे भाई, न्यूज़पेपर में ही छापते थे, बुक भी थी इनकी, मतलब एक कॉमिक्स भी थी। लिख लीजिए पहले, इसमें समझ में आ जाएगा तब थोड़ा। जहां पर आपको उचित रहे वहां पर लिख लीजिए, ठीक है? आर के लक्ष्मण ने टाइम्स ऑफ इंडिया में कई वर्षों तक कार्टून बनाए। अब पूछ लेता, आर के लक्ष्मण किस न्यूज़पेपर में कार्य कर चुके हैं?
टाइम्स ऑफ इंडिया में कौन से कार्टूनिस्ट कार्य करते थे? हाँ, ठीक है। अगली लाइन से लिखें, आर के लक्ष्मण की रचना द कॉमन मैन और दैनिक कार्टून स्ट्रिप यू सेड इट के लिए जाने जाते हैं। You said it. आर के लक्ष्मण जो थे दूसरे नंबर के कार्टूनिस्ट थे। पहले नंबर पे कौन थे वो लिख लीजिए। प्रसिद्ध थे आर के लक्ष्मण। ठीक है, लिखिए। के शंकर पिल्लई इन्हें भारत के राजनीतिक कार्टूनिस्ट का जनक माना जाता है। जनक यानी शुरुआत किससे हुई थी? के शंकर पिल्लई से। और प्रसिद्ध कौन है? आर के लक्ष्मण। इन्हें भारत के राजनीतिक कार्टूनिस्ट का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है कार्टूनिस्ट का जनक? हाँ, पिल्लई को। और प्रसिद्ध कौन है कार्टूनिस्ट? वो आर के लक्ष्मण है। आगे लिखेंगे, पिल्लई ने संघर्ष वीकली नामक पत्रिका की शुरुआत की और युवा कार्टूनिस्टों को प्रेरित किया। अब युवा कौन थे उस समय? आर के लक्ष्मण थे। प्रेरित हो गए। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रेरित हुए। को प्रेरित किया। 3 नंबर पर लिखिएगा, कार्टूनिस्ट है मारियो मिरांडा। इन्होंने कार्टूनों में, इसके सामने लिखिए, मिरांडा के सामने, इन्होंने अपने कार्टून चित्रों में गोवा की संस्कृति को दर्शाया है। अब प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, गोवा की संस्कृति को किस कार्टूनिस्ट ने दर्शाया है? हाँ, तो मारियो मिरांडा। कौन आएगा उसमें? मारियो मिरांडा आएंगी। अगला, प्राण कुमार शर्मा। लिखिए इसमें, यह सबसे लोकप्रिय कार्टूनिस्ट हुए हैं जिन्होंने चाचा चौधरी व साबू, सुना होगा नाम, प्रसिद्ध नाम रहा है। पत्रिकाओं में, कार्टून वाली किताबों में ये प्रसिद्ध नाम है। चाचा चौधरी व साबू जैसे किरदारों को बनाया है। 4 कार्टूनिस्ट हो गए। 5वें पे लिखिए अजीत नैनन। 6ठे पे लिखिए सतीश आचार्य।
सतीश आचार्य। पुनः वहीं आ जाइए 34 नंबर सवाल पर। सर ये जो मारिया मिरांडा है ये महिला कलाकार है क्या? हाँ महिला। कालीघाट पटुआ चित्रकला का संबंध किससे है? कालीघाट चित्रों से है। अरे ठीक है, पश्चिम बंगाल सही है वो। सर हमारा ठीक नहीं किया था पिछली बार। हाँ ठीक है, वो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल शैली लिखा है तो भी बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है, पटुआ चित्रों में कहानी गाते हैं, किसके? धार्मिक व पौराणिक, ठीक है, उन पर चित्र बना देते हैं। इनको क्या कहते हैं? पटुआ चित्र बोलते हैं। अगला है 35 नंबर सवाल है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। रंग चक्र के आमने सामने का रंग क्या है? विरोधी, जब पूरक रंग भी बोलते हैं। यानी कि अगर किसी ने लिखा एक दूसरे के विपरीत रंग तो वो भी ठीक है, ठीक है, विपरीत भी होते हैं। जैसे लाल का, वेरी गुड, विरोधी रंग कौन सा है? नीले का, और पीले का, वेरी गुड। दर्शक को घनाकृति में कितने, अधिकतम कितने तल दिखाई देते हैं? 3। कैसे दिखाई देते हैं पहले हम बता चुके हैं, दोबारा बताएं क्या? ओके, 3 तल दिखाई देते हैं। 100% आने वाला सवाल है, आएगा ही आएगा। राजस्थानी, ये सवाल हर एक प्रश्न पत्र में मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे। और होते कितने? घनाकृति में। हाँ, दिखते कितने? 3। हाँ, तो दोनों सवालों में से एक आ जाता है इनमें से, दिखने वाले में 6 और दिखाई देने वाले। हाँ, दिखते कितने और वास्तव में होते कितने? गुड। राजस्थानी शैली के अन्य नाम क्या हैं? राजपूत शैली, हिंदू शैली, मेवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली है, हाड़ौती शैली है। ये तीनों इसके ही अंतर्गत आएंगे। हाँ, इन्हीं के अंतर्गत आएंगे, मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती भी। राजस्थानी शैली 16वीं से और 21वीं शताब्दी तक विकसित हुई थी। सॉरी, 19वीं शताब्दी तक विकसित हुई थी। पाल कला का विषय क्या था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में किसके चित्र बने? तारा के, लोकितेश्वर के और मंजूश्री के। तारा, लोकेश्वर और मंजूश्री के चित्र बनाए थे। 3 संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? पिकासो की है, मैं दिखा चुका हूं बोर्ड पर, ठीक है। अमिताभ व शाहरुख को मोम की मूर्ति कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है। मैडम तुषार म्यूजियम लंदन में। 43 नंबर है, मैडम तुषार म्यूजियम लंदन में है। मोम की बनी हुई प्रतिमाएं हैं। पीतल नगरी किस शहर को कहते हैं? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। चेन्नई लिखा तो भी सही कर देंगे, भारत में लिखा है तो भी सही कर देंगे, तमिलनाडु राज्य लिखा तो भी सही कर देंगे। मीनाक्षी मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में, द्रविड़। काला ब्लैक पगोड़ा नाम से विख्यात है क्या? कोणार्क का सूर्य मंदिर, इंपोर्टेंट है। 24 पहिए हैं इसमें और घोड़े कितने हैं? 7 घोड़े हैं। कहां पर है? उड़ीसा राज्य के पुरी में है। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अच्छा, जल्दी जल्दी बोलते हैं हम, ठीक है। गंग राजवंश के राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने बनवाया था ये, गंग वंश राजवंश के। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। फ्रांस भी ठीक है, पेरिस फ्रांस। पेरिस की राजधानी है ना फ्रांस।
जो इसकी स्थापना हुई थी मुख्यालय की 1945 में हुई थी। 195 देश इसमें शामिल थे। 195। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया था। नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया था 1957 में। लिख सकते हैं इनको। 1957 में नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया था 1957 में। जनगण मन राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया है? बंगाली या बांग्ला? 47 का असम। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में है। आसाम, दार्जिलिंग। जनगण मन राष्ट्रगान किस भाषा में लिखा गया है? हाँ, बंगाली, बांग्ला भाषा में। और 24 जनवरी 1950 को हिंदी संस्करण के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को हिंदी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अगला है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? केरल। कथक का अर्थ क्या है? नहीं पता। कथा। और कथक इससे जुड़े हुए कौन कौन है? पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण। शोभना नारायण, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का ग्रंथ है? सिख धर्म का है। विश्व में फिल्म निर्माण में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। हाँ, 2013 में प्रथम पे आ गया। अग्नि मंदिर किस समुदाय का पूजा स्थल है? पारसी। ठीक है। अग्नि मंदिर को आतिश बेहराम भी कहते हैं। आतिश बेहराम, आतिश बेहराम। अगर पूछ लिया जाए आतिश बेहराम समुदाय का पूजा स्थल किस धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित है। अग्नि मंदिर बोल सकते हैं और आतिश बेहराम भी इसी को बोलते हैं। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले नंबर पर है, लिख लीजिए, पीछे लिख सकते हैं। भरतनाट्यम पहले स्थान पर है। भरतनाट्यम कहां से संबंधित है? तमिलनाडु। पहले स्थान पर लिखिए, उसके सामने लिखते भी रहिए, तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर है कथक। कथक उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत भी बोल देते हैं, फिर उत्तर प्रदेश भी बोल देते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर कथकली किससे संबंधित है? केरल। वेरी गुड। चौथे नंबर पर मणिपुरी किससे संबंधित है? मणिपुर। पांचवे पे ओडिसी, कहां से? उड़ीसा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। साथ है मोहिनी अट्टम, कहां से? केरल। वेरी गुड। आठवां है सत्रिया, कहां से? असम। वेरी गुड। उससे है बिहार। क्राफ्ट मेले का आयोजन कहाँ होता है? हरियाणा में होता है। नौटंकी
जज सांग रासलीला। अरे क्राफ्ट में सर वही है ना, टेढ़ मेढ़ लगता है। नहीं नहीं, हरियाणा वाला है, हरियाणा में लगता है। नौटंकी, जज सांग, रासलीला, ठुमरी, हाली, कजरी और आदि लोक नृत्य कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। चित्रकार KCS पाणिकर किस नृत्य को करते हैं? कथकली। बाल चित्र प्रतियोगिता भारत में कौन लगाता है? वह कहाँ कहाँ लगती है? श्री शंकर पिल्लई। कौन थे शंकर पिल्लई? हाँ, कार्टूनिस्ट थे। कहाँ पर लगती है? दिल्ली में, प्रत्येक वर्ष। कार्टूनिस्ट श्री शंकर पिल्लई। दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। समूह 8 का संबंध किन कलाकारों से है? कलकत्ता लिख सकते हैं। और किन का दल था? ग्राफिक कलाकारों का दल था। ग्राफिक कलाकारों का समूह रहा है। छापा चित्रकार भी बोल सकते हैं, लिखा हो तो किसी ने सही कर देंगे। ये टाइपोग्राफी भी लिखा है तो भी ठीक कर देंगे उसका। ईंटों का बना पहला मंदिर कौन सा है? भीतरगांव का मंदिर, कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। आता है सवाल 60 नंबर ये। सर इसको और किसी नाम से भी बोलते हैं? पता नहीं भाई। भीतरगांव के मंदिर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। दिल्ली का नाम शुरू में क्या था? ढिल्ली का। हाँ, ढिल्ली का राजा ढिल्लो ने रखा था। दिल्ली का। हाँ, ढिल्ली का है। अंतपुर। अरे लिख तो लो पहले, अंतपुर नहीं, कुछ और लिख लो पहले। कहते हैं इसको। राजा ढिल्लू थे जिन्होंने 800 ईसा पूर्व इसको दिल्ली का पुराना नाम था ढिल्ली का। इसकी स्थापना की थी अनंगपाल ने। स्थापना की थी अनंगपाल ने, जो तोमर राजा थे। अनंगपाल ने, जो तोमर राजा थे। अब जो आप बता रहे हैं वो इन सब के बाद के हैं, ठीक है? हाँ, अब जो भी नाम आए हैं वो इन सब के बाद के हैं। सांझी, चौक पूरना, सोन रखना कहाँ की लोक कला शैली है? उत्तर प्रदेश की। टेम्परा कैसी चित्रण पद्धति है? अपारदर्शी। उद्धव दिशा में देखने पर कौन सा कोण बनता है? 45 डिग्री का। मानसिक विश्रांति का प्रभाव कौन सी रेखा देती है? क्षैतिज रेखा। तो विश्रांति वही तो हो गया। यानी क्षैतिज रेखा है जहां आकाश व पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत हो। जैसे आप यहां से देख रहे हैं, एक स्थान पर आपको क्या है? पृथ्वी ऐसे लगेगी, आसमान जैसे पृथ्वी से मिल रहा है, दिखेगा ना? तो वो क्या है? क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा है वो। वर्ण का क्षैतिज रेखा 60 डिग्री के कोण पर मिलती है, ठीक है? अगर कोण पूछे तो कितना आएगा? 60 डिग्री के कोण पर। जैसे आपने देखा है कहीं ट्रेन की पटरी पर खड़े होकर के देखेंगे तो दूर तक देखेंगे तो एक स्थान पर क्या होगा? वो मिलती हुई दिखाई देंगी दोनों, है ना? तो वो लगभग 60 डिग्री का कोण बनेगा। और हम यहाँ से खड़े हैं और दूर तक देख रहे हैं, एक जगह क्या है? आसमान और पृथ्वी दोनों का ऐसे दिखेगा जैसे दोनों मिल रहे हैं। हाँ, वो भी 60 डिग्री का कोण ही होगा। वर्ण का सही ज्ञान किसकी सहायता से होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पोक। यस, नहीं, हाँ सही कह रहे हैं आप। स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या वर्णमापी या कलर चरकर, इन सभी को लिख लो आप। तो सर इसमें प्रिज्म कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा। स्पेक्ट्रोस्कोप
स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या वर्णमापी या कलर चेकर चेकर। इनमें से कोई सा आएगा सवाल? किस रंग में प्रकाश की मात्रा सर्वाधिक है? पीले रंग में। वर्ण की प्रकाशित, मैंने पहले ही बताया था, ऐसा लगता है, ठीक है। वर्ण की प्रकाशित अवस्था क्या कहलाती है? टिंट कहलाती है। और रंग की अधिक क्या कहलाती है? अधिकता शेड कहलाती है। टिंट को ही तान कहते हैं। टिंट, हाँ इसे ही कहते हैं। और शेड को क्या कहते हैं? विप्त वर्ण भी बोलते हैं इसे, विप्त वर्ण शेड को। कौन सा रंग प्रकृति में सर्वाधिक है? हरा रंग। हरा रंग 100% सवाल आएगा पेपर में, 100% सवाल आएगा ही आएगा पेपर में। नीला नहीं। कौन सा रंग प्रकृति में पूछ रहा? प्रकृति में। प्रकृति में हरा रंग किसका प्रतीक है? जीवन का। जीवन का। अगर यहाँ समुद्र होता तो, और फिर उसमें नीला ही आता। हाँ, अनंतता का फिर। ओके। हरा जीवन का, ताजगी का। लिख लीजिए इनको, पहले वैसे तो लिखे हुए हैं आपके सभी। हाँ, विकास का, प्रजनन का। इनमें से पूछ लेता निम्नलिखित में से विकास का रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रजनन किस रंग से संबंधित है? यह भी पूछ लिया जाता है। जीवन में ताजगी किस रंग से आती है? समुद्र में कौन सा रंग प्रमुख है? वह नीला आएगा फिर। और प्रकृति में, हाँ, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल में ध्यान से देखने की जरूरत है। सामंजस्य के गुण को क्या कहते हैं? आइडियोप्लास्टिक, आइडियोप्लास्टिक गुण या हार्मोनी। माइकल एंजेलो ने मानव देह को कितने भागों में बांटा है? 8। कौन थे माइकल एंजेलो? इटली के कलाकार थे। हाँ, इटली के कलाकार थे। किन रंगों को आकर्षण शक्ति व भार अधिक होता है? गर्म रंगतों में। जैसे लाल है, लाल रंग का प्रभाव क्या है? उत्साह का है, ऊर्जा का है, जुनून का है। इनसे क्या होती है? जो छोटे छोटे चित्रों में इनको भर करके संतुलन, चित्र को संतुलित किया जाता है। आकर्षित होते हैं, आकर्षक होते हैं, आकर्षित करते भी हैं। इसलिए जो विज्ञापन में अधिकतर कौन से रंग का? गर्म रंग का प्रयोग होता है। हाँ, लाल रंग का अधिक प्रयोग करते हैं। द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव कैसे होता है? हाँ, छाया प्रकाश के द्वारा, तान के द्वारा। शब्द चेरोस्क्यूरो का अर्थ है प्रकाश और छाया या छाया प्रकाश। अंतराल का शाब्दिक अर्थ क्या है? आकाश या दो चीजों के बीच का स्थान अंतराल कहलाता है। ए तथा बी के बीच की दूरी अंतराल कहलाता है। अंतराल है क्या? स्थान। अंतराल है क्या? स्थान। एक होता छत अंतराल, एक होता छत। और अछत में अंतर क्या है फिर? अछत, अछत, अछत का मतलब है हाँ, जिसे छुआ ना हुआ हो, क्या हो। जैसे थाली में होते हैं अछत, क्या? चावल को क्या बोलते हैं? हाँ, वो कैसे हैं? शुद्ध है एकदम से, वो हो गया अछत। बाकी कैसे हैं? यहाँ चावल रखे हैं बहुत सारे, उनमें से थोड़े से उठा के थाली में रख दिए, वो कैसे हो गए? हाँ, अब उसका नाम भी बदल गया, अछत हो गए। अछत अंतराल हो गया अनछुआ, अभी उसको टच नहीं किया। और छत अंतराल कैसा हो गया? जिसमें कार्य किया है। अब छत और अछत में क्या है? मात्र एक बिंदु लगाने से अछत अंतराल कैसा हो जाता है? वो सक्रिय हो जाता है, यानी कि उसमें कार्य हुआ है। अब उसमें मुख्य और
गौड़ बिंदु का पता कैसे करेंगे? जिस पर व्यक्ति की नजर सबसे पहले जाती है वो क्या होता है? और मुख्य बिंदु कैसा बनेगा? अगर उस पे अभी कुछ नहीं बना हुआ है बोर्ड पर, मात्र एक बिंदु रखा हुआ है, बिंदु है तो कैसा हो गया? वो सक्रिय हो गया। ठीक है भाई। अगर उसमें उससे भी बड़ा कोई बना देंगे तो फिर जो पहला बिंदु है वो कैसा हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। चलो, जैसे अंतराल, समझिए आप जहां से आते हैं वहां से यहां तक का अंतराल, पृथ्वी से सूर्य का अंतराल, सूर्य से चांद का अंतराल, तारों से तारों के बीच का अंतराल, एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के बीच का, हापुड़ से मेरठ का, हाँ तो अंतराल है दूरी, एक दूसरे के बीच की दूरी। दो वस्तुओं के, दो चीजों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अंतराल कहेंगे। समुद्र तल पर कौन सी दिशा प्रभावी होती है? क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्वाधर दिशा। वृत्त, गोले की आकृति का अंकन कैसा होता है? द्विआयामी होता है। अब यह सुनिए, इसमें लिखा है वृत्त यानी गोले की आकृति का अंकन। आकृति का मतलब है द्वितल पर का अंकन, अंकन द्वितल। अगर बोले गोले का, इसमें बोला है गोले की आकृति का अंकन। अगर वो पूछे बॉल यानी गोला, तो कौन से आयामी होता है गोला? वो त्रिआयामी होगा। अगर गोले की आकृति का अंकन है तो द्विआयामी होगा, क्योंकि अंकन कर रहे हैं। अंकन कैसा होगा? द्विआयामी तल पर होगा। भ्रम होगा केवल उसमें। कौन से आयाम का? तीसरे आयाम का भ्रम होगा। किससे दिखाएंगे भ्रम? छाया प्रकाश से दिखाएंगे। हाँ, तो ऐसे सवालों को समझने की जरूरत होती है। ये केवल बहुत आसान सवाल होते हैं, लेकिन हमें हमारी समझ में नहीं आते और हम उन्हें नहीं, जल्दबाजी में हम उसको गलत करते हैं। और जब हम उसी प्रश्न को घर पे आकर दोबारा से पढ़ते हैं तो हमारे समझ में आ जाता है एकदम से कि हाँ ये मैंने गलत कर दिया, खुद ही पता चल जाता अपने आप को ही। तो ऐसे सवालों को बार बार बोल रहे हैं। आधे घंटे की प्रैक्टिस इसीलिए करवाते हैं ताकि आप प्रश्नों को जो समझ में नहीं आ रहे उस पर ध्यान मत लगाओ, साइड में करो, पहले जो आ रहे हैं उनको करते जाओ। फिर ऐसे सवाल ही गलत होते हैं जो सबसे आसान होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे सिर पर क्या होता है, जब अच्छा दिखाई देता है, अगर उसमें लिखा नहीं लिखा तो हमें वो नहीं दिखाई देगा। तो वैसा होता है, वो तुम्हारे साथ नहीं सबके साथ होता है, क्योंकि हम इतने उत्साहित हैं। अब उत्साहित जब होते हैं तो हमें नेगेटिव चीजें नहीं दिखाई देती। जब वो थे, क्या नाम है, कबीरदास थे, तुलसीदास थे, तो सूरदास थे, कौन थे? तुलसीदास थे। जब अपनी पत्नी से मिलने के लिए गए थे तो लाश, कोई पानी में लाश बह रही थी, लाश के ऊपर बैठ करके उन्होंने नदी पार कर दी। इतने अंधे थे उनके प्रेम में। और जब वहां उनके घर गए तो सांप लटक रहा था, उस सांप को पकड़ करके चढ़ गए, रस्सी दिखाई दे रही थी उनको। तो वैसे ही दिखाई देता है, जब हम किसी चीज में लीन हो जाते हैं तो हमें सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है जो हमारे मन में बसा हुआ है। हाँ, नहीं दिखता। इसलिए आगे देखते हैं। अब अंतराल का शाब्दिक अर्थ क्या है? दो चीजों के बीच की दूरी को अंतराल कहते हैं। समुद्र तल पर कौन सी? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। वृत्त हो गया द्विआयामी। समांतर रेखाएं पूंजीभूत होकर किस पर मिलती हैं? दृष्टि बिंदु पर। साइजिंग से क्या तात्पर्य है? कैनवास के आकार को चुनना। अगर चित्र है तो कैनवास के आकार को चुनना साइजिंग कहलाता है। अगर 3D है, मूर्ति है, तो फिर मूर्ति के आकार को चुनना हो गया। अगर मूर्ति नहीं है तो फिर क्या है? इमारत है तो भवन के आकार को चुनना। मतलब हर कला में इसकी जरूरत पड़ती है साइजिंग की। आकार को चुनने। हाँ, आकार को चुनना साइजिंग कहलाता है। मूर्ति का भी हो सकता है, चित्र का भी हो सकता है, और स्थापत्य कला का भी हो सकता है, प्रिंट मेकिंग का भी हो सकता है। सर इसमें ये नहीं है कि कैनवास को खींच जाता है और अरे वो किसी भी नहीं, चीज अभी के तो लिए। साइजिंग है ना। साइजिंग का मतलब है साइज। जैसे आप मान लिया कपड़े लेने जाते हैं, आप ये कहते हैं कपड़े दिखाई, तो वो क्या पूछेगा आपसे? किस साइज के दिखाएं। तो सबसे पहला क्या है? साइजिंग का हो गया। या आप कैसे दिखाएं, कोई से भी ले लेंगे, साइज के हिसाब से लेंगे ना। हाँ, तो साइजिंग फर्स्ट इंप्रेशन वही है।
सही कहना चाहते हैं, मतलब हमने ये लिखा था कैनवास को खींचा जाता है, कभी बच्चे गलत कर दे चुनने को तो वो एक पर्टिकुलर चीज का नाम लिख दिया बस, उससे कोई वो गलत नहीं हुआ, वो सही है। सबने कैनवास सबसे ही लिखा होगा। अच्छा लिखो, सबने कैनवास ही लिखा होगा। क्योंकि आपने चित्रकला दिमाग में रखा ना, जी सर। इसलिए कैनवास लिख दिया। आपको अगर साइजिंग समझना है। ये सभी में जरूरत पड़ती है, साइजिंग में चित्रकला है तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? कागज की। कैनवास की तो आप छांटेंगे ना, कभी मुझे A4 का लेना, A3 का लेना, ये छांटेंगे ना पहले। यस सर। फिर दूसरा आता मूर्ति कला। मूर्ति में आप पत्थरों की शिला छांटेंगे ना, कितने आकार की बनानी है, इस साइज की बनानी है, इस साइज की, या किसी भी भाई शुरू कर देंगे काम। नहीं हाँ तो पहले साइजिंग करेंगे ना। जी फिर तीसरा लिखा हुआ है इसमें स्थापत्य में, इमारत बनानी है तो पहले साइज लेते हैं यार, इतने गुणा इतने का कमरा बनाना है। प्लॉट है तुम्हारा 60 गज का, तो आप कमरे का साइज लेंगे ना, इतने गुणा इतने के मुझे 2 कमरे निकालने हैं, या ऐसे ही बना देंगे। तो सबसे पहले जरूरत तो साइजिंग की पड़ती है। कपड़े लेने के लिए गए तो सबसे पहले क्या देखेंगे? अगर इतने सारे कपड़े टंग रहे हैं तो उनमें क्या देखेंगे आप? एक्सेल। कौन सा पहनेंगे आप? एक्सेल पहनेंगे, कौन सा पहनेंगे? साइज देखेंगे ना। तो सबसे पहला काम तो साइजिंग का ही है। तो साइजिंग का मतलब केवल कैनवास से ही नहीं है। नहीं समझे? यस सर। यस समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी गुड। नहीं समझ में आता तो फिर पूछ लेना। मतलब हर चीज में आपने भाई मान लिया गाड़ी लेने के लिए गए तो गाड़ी में भी तो ऐसे ही होता है ना, स्पेस देखते हैं इसमें कितना स्पेस है, देखते हैं ना, इसका सीट का इतने स्पेस कितना है, पैर रखने का स्पेस कितना है, देखेंगे। अच्छा आपने ट्रेन में जा रहे हैं तो स्पेस देखेंगे भाई इतना स्पेस है, यहाँ ये चीज आ सकती है। मान लिया आपका बैग है, बैग में सबसे पहले क्या देखेंगे? इसमें इतना स्पेस ही नहीं है कि इतना बड़ा डिब्बा आ जाए, देखेंगे ना। हाँ सर। हाँ तो वो स्पेस से मतलब इसी से है। साइजिंग का मतलब है स्पेस से, साइज से। सर्वोत्तम कैनवास किसका बना होता है? पटसन के रेशे का, हाँ सूती कपड़े का। और सबसे महंगा कैनवास किसका होता है? लिनन का। लिनन का होता सबसे महंगा। अच्छा जरूरत क्या है? हाँ वो महंगा होता है। जरूरत ये है कि जब महंगा है तो कुछ तो क्वालिटी होगी। अच्छा अच्छा वैसे ही कह रहे थे। हम कुर्ता और जो पैंट पहनते तो नीलम की ही है, नीलन की ही है वो। हाँ वो स्पेशल होता है वो। सड़क पर लगे टेलीफोन के खंभे पुल किस क्षय वृद्धि में आते हैं? रेखीय क्षय वृद्धि में आते हैं। रेखीय, जैसे इसने कहा सड़क पर लगे टेलीफोन के खंभे। अब तो आपने नहीं देखे होंगे, पहले थे। टेलीफोन की लाइन डालने के लिए क्या था? खंभों का प्रयोग होता था। अभी भी होंगे। चलो अब उसे छोड़ो, टेलीफोन हटा देते हैं ना, हम बिजली के खंभे डाल देते हैं। ठीक है, बिजली के तो देखे होंगे। अब वो क्या है, एक लाइन में लगा देते, मान लिया 100 मीटर पर एक, 100 मीटर पर एक, फिर 100 मीटर पर, फिर 100 मीटर पर। तो उनमें क्या है, एक लाइन में होते हैं। जब हम यहाँ पे खड़े होकर के देखेंगे तो फिर पहला है बड़ा, फिर उससे अगला छोटा, फिर उससे अगला छोटा, फिर लास्ट तक देखेंगे तो हमें मात्र एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगा। दिखाई देगा ना, वो उसमें ये क्या है, ये क्षय वृद्धि। रेखीय क्षय वृद्धि। जैसे पुल है, बड़ा पुल है, हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, पुल एक जगह पे जाते हो क्या दिखाई देगा? मिलता हुआ दिखाई देगा। वो क्या हो गई? रेखीय। हाँ रेखीय क्षय वृद्धि होगी। जैसे पेड़ की कतार है, कतार लगी हुई, कतार का मतलब है लाइन से। ओके, जैसे यहाँ से लाइन लगी हुई है, पहले पेड़ जहाँ पे हम खड़े हैं वो बड़ा होगा, फिर छोटे होते दिखाई दे जाएंगे। जैसे आपने आगरा का वो देखा है ताजमहल, जब फोटो खिंचवाते हैं उसमें तो फोटो पौधे कैसे आते हैं उसके? लाइन से। बड़ा छोटा 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 ऐसे ही आते हैं ना, वो रेखीय क्षय वृद्धि है। ब्रश को कीड़े से बचाने के लिए क्या करेंगे? नेफ्थलीन की गोलियां लगाएंगे उसमें। नेफ्थलीन की गोलियां रखेंगे ब्रशों के साथ। नेफ्थलीन की गोलियां रखेंगे। जैसे मान लिया ब्रश का काम नहीं है आपको, अब 1 महीने तक आपके स्कूल की छुट्टी हो गई जून की, अभी आलोचना क्लास उसमें वहाँ काम करती हैं, ब्रश रखे हैं, इनका सामान रखा। अब छुट्टी में तो स्कूल नहीं जाएंगी तो क्या करेंगे हम उसमें नेफ्थलीन की गोली डाल करके रखेंगे, जहाँ पर भी जिस बॉक्स में भी हम
ब्रश रखते हैं, है ना। अब आपको पता चला कि आप गए और स्कूल खुला 2 महीने बाद, आपने देखा कलर तो सूख गए, बेकार हो गया, वो आपको फेंकने तो है नहीं, तो उसमें उन्हें सही करने के लिए क्या करेंगे, उसमें गम आता है, गम गम तो समझते हैं, यस सर। जो ग्लू होता है, उस पानी की जगह थोड़ा पानी डालिए, ग्लू की मात्रा ज़्यादा डाल दीजिए, फिर वो पुनः वो ऐसे ही हो जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, वो हटेंगे नहीं। नहीं पुराने कलर क्या होगा, अगर उसको लगाने के बाद ऐसे करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो हट जाएंगे। जब ग्लू डाल देंगे तो उनमें चमक बढ़ जाएगी, पहले से भी ज़्यादा अच्छी चमक आ जाएगी और वो स्थायी हो जाएंगे। तो फेंकना नहीं है। तेल चित्रण में किन ब्रशों का प्रयोग होता है? चपटे ब्रश का, चपटे ब्रश या सेबल ब्रश। जो सेबल ब्रश है मार्टन के बालों से बनता हो, मार्टन। और जो ब्रिसल ब्रश है, ब्रिसल लिख लीजिए, इसमें थोड़ा सा इसमें लिखवाएंगे। जो ब्रिसल ब्रश है वो सुअर के बालों का बनता है। सुअर के बालों का बनता है ब्रिसल ब्रश, ब्रिसल ब्रश। और सेबल ब्रश में फ्लैट भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। अब इसमें लिखिएगा फ्लैट ब्रश, फ्लैट ब्रश बड़े व चौड़े स्टॉक के लिए सबसे अच्छे होते हैं। बड़े व चौड़े स्टॉक के लिए सबसे अच्छे होते हैं। स्टॉक टैमेरे लगाइएगा। अगला लिखेंगे गोल ब्रश, गोल ब्रश छोटे अधिक सटीक स्ट्रोक के लिए सबसे अच्छे होते हैं। छोटे अधिक सटीक स्ट्रोक के लिए, अधिक सटीक स्ट्रोक के लिए सबसे अच्छे होते हैं। अगला लिखेंगे नरम ब्रश, नरम ब्रश नरम ब्रश कम पेंट पकड़ते हैं। ये पूछ लिया जाता है कौन से ब्रश कम पेंट पकड़ते हैं, तो नरम ब्रश। और अधिक नाजुक और विस्तृत स्ट्रोक के लिए, नाजुक और विस्तृत स्ट्रोक के लिए सबसे अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। अगला लिखेंगे कठोर ब्रश, कठोर ब्रश अधिक पेंट पकड़ते हैं, अधिक पेंट पकड़ते हैं। और बड़े बोल्ड स्ट्रोक के लिए सबसे अच्छे होते हैं, बोल्ड स्ट्रोक के लिए सबसे अच्छे होते हैं। अगला लिखेंगे इंपॉर्टेंट सवाल है, इनमें से भी एक सवाल आ जाएगा 83 नंबर में से, 84 भी इंपॉर्टेंट है। 84 है जल रंग चित्रण के लिए कागज सही है। इंग्लैंड में बना वाट्समैन कोल्ड प्रेस्ड कागज,
कोल्ड प्रेस्ड कागज। हाँ, वॉट्समैन ब्रांड है कंपनी का। वॉट्समैन को आर्चीज भी बोलते हैं, आर्चीज। वॉट्समैन को आर्चीज भी बोलते हैं। अब इसी में लिखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा कागज 300 जीएसएम, वहीं पे लिख सकते हैं, चलो लिख लो, कहीं पे भी लिख लो नंबर डाल करके। सबसे अच्छा कागज 300 जीएसएम। जीएसएम इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहद इंपॉर्टेंट है। 300 जीएसएम या उससे अधिक वजन वाला होता है, या उससे अधिक वजन वाला होता है। 300 जीएसएम या उससे अधिक वजन वाला होता है। जल रंग से के लिए कौन से कलर का कागज प्रयोग करते हैं वॉट्समैन में? गोल्ड प्रेस्ड। रंग कौन सा होगा उसका? व्हाइट। और भी कलर के होते हैं, लेकिन उचित कौन सा है? व्हाइट, क्योंकि उस पर रंग क्या है? उभर कर आते हैं। नारंगी व हरा रंग मिलाने पर क्या बनता है? सिरटन। 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 मानसोल्लास कैसा ग्रंथ है? विश्व कोशात्मक, इसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। विश्व कोशात्मक। आद्य रूपों का सिद्धांत किसने दिया? आद्य रूपों का सिद्धांत किसने दिया? युग ने दिया। युग। चित्तौड़गढ़ किस रस का प्रतीक है? वीर रस का। लियोनार्डो दा विंसी कौन है? ना इसमें लिख सकते हैं इतावली कलाकार, लिख सकते हैं इतावली कलाकार, इटली के थे ना। इतावली कलाकार या तेल रंग चित्रकार, लिखते रहिए सारे। या पेरिस के मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, आविष्कारक, इंजीनियर। इसी में लिखिए लियोनार्डो दा विंची को लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण काल के प्रतीक भी माने जाते हैं। पुनर्जागरण काल के प्रतीक भी माने जाते हैं। विंची मोनालिसा व लास्ट सपर प्रतीक माने जाते हैं। अगला है मोनालिसा व लास्ट सपर। विंची की सबसे प्रसिद्ध कृतियां हैं। विंची की सबसे प्रसिद्ध कृतियां हैं। इसी में लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विंची ने उड़ने वाली मशीनों, पनडुब्बियों और टैंकों के डिजाइन भी बनाए। उड़ने वाली मशीन से मतलब मैंने आपको बताया था, सबसे पहले उन्होंने क्या बना दिया था? ऐसा ही कुछ आकृति बनाई थी कि ये आसमान में कैसी उड़ेगी एक दिन, और फिर उड़ने वाली मशीनों के चित्र बनाए उन्होंने। पनडुब्बियां, पांडुलिपियां नहीं है, पनडुब्बियां और टैंकों के डिजाइन भी बनाए। विंची की मृत्यु 2 मई 1519 को फ्रांस के एम्बोइस नामक शहर में हो गई थी।
एम्बोइस नामक शहर में हो गई थी। नब्बे नंबर लिखी देखेंगे सवाल। कठपुतली आदि नृत्य कला क्या है? 1519, 1919 नहीं, 1529। 1919। कठपुतली आदि नृत्य कला क्या है? प्रदर्शन है, जिसको परफॉर्मिंग आर्ट बोलते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट। किसने कहा है चित्र हाथ से नहीं मस्तिष्क से बनता है? माइकल एंजेलो ने। कहाँ के थे? पेरिस के मूर्तिकार थे माइकल एंजेलो। हाँ जी। बानवे नंबर है हार्मोनी। समरसता का सिद्धांत किसने दिया? इंपॉर्टेंट सवाल है। पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने सबसे पहले इन्हीं का ही है, ठीक है। इसके बाद फिर दिया था अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 16 में। महात्मा गांधी ने भी दिया। अगर इनमें से भी तीनों ही आ जाता तो फिर तीनों को सही करेंगे, है ना। ऑप्शन अगला रखेंगे, इनमें से कोई सा एक आ जाएगा। पाइथागोरस है नंबर 1 पर, ठीक है। इसके बाद अम्बेडकर साहब अनुच्छेद 16 में, फिर महात्मा गांधी ने, इन्होंने भी समरसता का सिद्धांत दिया है। पेट्रार्क मैकियावेली क्यों विख्यात हैं? राजनैतिक लेखक हैं। फ्रांस एंजेल को मुख्यतः कैसे चित्र बनाते हैं? धार्मिक चित्र। फ्रांकोइस वाउचर किस शैली के उस्ताद थे? रोकोको शैली। फ्रांसीसी चित्रकार थे और पौराणिक और धार्मिक विषयों पर चित्रण करते थे। पौराणिक व धार्मिक विषयों पर चित्रण करते थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में यही लिख लीजिए आसपास ही। वीनस का उदय। वीनस का उदय मैडम डी पोम्पाडोर। मैडम डी पोम्पाडोर। पोम्पाडोर। डायना। एक्टेयन। एक्टेयन। अगला लिखिए 96 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट है। लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे? वेरोचियो। पूरा नाम लिख लीजिए। कई बार एड्रिया डेल भी लिखा हुआ आ जाता है। एड्रिया डेल, वेरोचियो की जगह क्या आएगा? एड्रिया डेल। पूरा नाम ही एड्रिया डेल वेरोचियो था। हाँ, एड्रिया डेल वेरोचियो, पूरा ही नाम लिख लीजिए। कभी कभी आधा ही नाम दे देता। विंची, पूरा नाम क्या है? लियोनार्डो दा विंची। और कई बार आधा दे देता लियोनार्डो, तो उसको पूरा देख लीजिए आप। एड्रिया डेल वेरोचियो कौन थे? कवि थे, चित्रकार थे, सुनार थे, कांस्य मूर्ति के निर्माता थे। कवि, सुनार, कांस्य मूर्ति के निर्माता, चित्रकार, ये सब थे। विंची ने वेरोचियो से कितने वर्ष तक शिक्षा ली थी? 10 वर्ष तक। 10 वर्ष तक शिक्षा ली थी। 10 वर्ष का समय बहुत होता है। अच्छा, इन्होंने दोनों ने, विंची ने और किसने? वेरोचियो ने मिलकर के एक चित्र बनाया था। दोनों ने, गुरु शिष्य दोनों ने उसमें काम किया था। ऐसी कौन सी कृति है जिसमें गुरु और शिष्य दोनों ने काम किया था? वो लिख लीजिए। द बैप्टिज्म। बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट
गुरु शिष्य दोनों ने ही काम किया था इस पेंटिंग में। दी बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, में विंची ने अपने गुरु के साथ मिलकर कार्य किया। विंची ने अपने गुरु के साथ मिलकर कार्य किया। अगला सवाल है, एचकेएन ग्रुप ने विश्व में कितने चित्रों की प्रदर्शनी की? 1100। प्रभाववाद के प्रसिद्ध चित्रकार थे क्लाउड मोने। क्लाउड मोने। प्रभाववाद जो आंदोलन था किस शताब्दी में उभरा था? 19वीं। कहां से? फ्रांस से। 19 लिख लीजिए, 19वीं शताब्दी में उभरा था फ्रांस से। क्लाउड मोने को क्या माना जाता है? प्रभाववाद के जनक माना जाता है। लिख लीजिए, प्रभाववाद के जनक माना जाता है। यानी प्रभाववाद का जनक कौन से चित्र से होता है? सूर्योदय का प्रभाव। सूर्योदय का प्रभाव, इससे किसका माना जाता है? प्रभाववाद का जन्म माना जाता है। जनक किसको मानते हैं? क्लाउड मोने को। अच्छा, ये बताओ, प्रभाववाद आंदोलन का जन्म किस चित्र से हुआ था? इसी से हुआ था। जनक कौन माने जाते हैं? वेरी गुड, आएगा सवाल जरूर। और भी थे इनके अलावा, फिर कौन कौन जुड़े थे इसमें? देगा जुड़े थे, एडवर्ड देगा, पियरे, रेनायर, सिसले, पिसारो, कैमिल रेनायर, ये सब इनके बाद जुड़े। फिर इसमें किसमें? प्रभाववाद में। किसके साथ जुड़े थे? मोने के, क्लाउड मोने के साथ जुड़ गए। लेकिन जनक किसको माना जाएगा? मोने को ही माना जाएगा। चित्र कौन सा माना जाएगा? सूर्योदय का। ठीक है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह नई दिल्ली का दूसरा नाम क्या है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट किसने स्थापित किया था इसको? भारत सरकार ने 29 मार्च 1954 को 29 मार्च 1954 को स्थापित किया था। कितनी कृतियां हैं इसमें? 14,000 से अधिक। 14,000 से अधिक कृतियां हैं। और प्रदर्शनी किसकी लगती रहती है? यहाँ चित्रकला और मूर्तिकला दोनों की प्रदर्शनी लगती है। चित्रकला और मूर्तिकला की प्रदर्शनी कहाँ लगती है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, जिसको क्या कहते हैं? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अशोक के सभी लेख किस लिपि के हैं? ब्राह्मी लिपि। मुख्यतः तो 4 लिपियां हैं अर्चना, 4 लिपियां हैं, और चारों लिख लीजिए आप। मुख्यतः किसमें मिले हैं? ब्राह्मी में। ओके, लेकिन और जो पिलर हैं उन पे भी ये भी और भी भाषा लिखी हुई। लिखिए खरोष्टी। खरोष्टी लिपि पहली कौन सी हो गई? ब्राह्मी। दूसरी हो गई खरोष्टी। अगला है अरामाइक लिपि। अरामाइक लिपि। अलग ग्रीक लिपि। प्राकृत लिपि। इन लिपियों में भी क्या है? लेख मिले हैं। अगला सवाल है, स्तूपों से बुद्ध की मूर्ति के स्थान पर क्या बना है? प्रतीक बने हैं। प्रतीक में क्या है? कहीं चरण है, कहीं कमल है, कहीं वृक्ष है। वृक्ष कौन सा है? रुस्तम। किसका वृक्ष है? हाँ, गुड, पीपल का। गुलाबी बलुआ पत्थर का जंगल कहाँ मिला है? भरूच में मिला है। भरूच स्तूप कैसे, वह कहाँ पर बना? कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? सतना जिले में या नागौद में। और ये कह रहा कहाँ और किस कैसे बना? किससे बना है? हाँ, लाल बलुआ पत्थर। लाल रवादार पत्थर भी बोलते हैं उसे।
किसने बनवाया था? शुंग वंश के शासकों ने। हाँ, पुष्यमित्र शुंग ने। और इसकी खोज किसने करी थी? किस सन में की थी? 1873 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। सर की उपाधि कौन देता था? अंग्रेज देते थे। हाँ, सर की उपाधि होती थी, ऐसे नहीं सर बोलते थे। यस, हाँ, नाइटहुड की। हाँ जी, और भी कहीं लिखवाए हुए मैंने आपको। आगे सवाल देखेंगे। कला के पुनर्जागरण क्या है? हाँ, पुरानी कला का नई तरह से प्रयोग करना। पुरानी कला का नई तरह से प्रयोग करना। थोड़ा फास्ट लिखिएगा। बंगाल ठाकुर शैली के जनक हैं कलागुरु अवनींद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर का कला प्रेम कब जागा? 68 वर्ष की आयु में, 65 वर्ष की आयु में, उम्र के अंतिम पड़ाव में। ठीक है, कुछ भी लिखा है वो सही करेंगे, लेकिन लिखा हो 60 से ऊपर का। शकुंतला व विश्वामित्र चित्र किसका है? राजा रविवर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। संताल परिवार मूर्ति किसकी है? राम किंकर बैच की है। मनुस्मृति किस काल की रचना है? शुंग काल की है। अगर किसी ने लिखा है तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य, तो भी उसका ठीक कर देंगे, ये भी ठीक है। मनुस्मृति को स्मृति ग्रंथ भी बोलते हैं। नहीं, 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उदयगिरी व खंडगिरी उड़ीसा में कितनी गुफाएं हैं? कितनी है ये? 33 हैं। उदयगिरी में कितनी है? 18। और खंडगिरी में कितनी है? 15। हाँ, उदयगिरी में 18, खंडगिरी में 15। दूसरी शताब्दी ईस्वी की हैं। दूसरी शुंग काल में बनी थी, ठीक कह रहे हैं आप। किस धर्म से संबंधित है? हाँ, लेकिन ब्राह्मण और बौद्धों का यूज नहीं, उनका भी प्रभाव दिखाई देता है। यूज नहीं कहेंगे, प्रभाव दिखाई देता है उनका भी। हाँ हाँ, समझ गए। भावना तो समझते हैं हम, तुम्हारी क्या कहना चाहते हो समझ लेते हैं। अच्छा, ये बताओ चलो मुझे, उदयगिरी का अर्थ क्या है? पहाड़। लिख लीजिए चलो। उदयगिरी का अर्थ है सूर्योदय की पहाड़ी। और खंडगिरी का अर्थ है खंडित पहाड़ी। उदयगिरी का है सूर्योदय की पहाड़ी और खंडगिरी का अर्थ है खंडित पहाड़ी। मथुरा शिल्प मूर्ति किन पत्थरों से बनी है? लाल बलुआ पत्थर से, या लाल रवादार पत्थर से, और या सफेद चित्तीदार पत्थर से। दो तरीके का पत्थर यूज हुआ है। एक कौन सा? लाल बलुआ पत्थर, जिसको रवादार पत्थर भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? सफेद चित्तीदार पत्थर। उसमें सफेद रंग की क्या है? चित्तियां हैं। पत्थर लाल ही है, लेकिन कैसी है चित्ती? कैसी है? देखा होगा आपने, सफेद सफेद डॉट डॉट से बने हुए होते हैं, वो सफेद चित्तीदार हो गया और लाल रवादार हो गया। दो तरीके का पत्थर यूज हुआ है। मथुरा के अहिछत्र से किस माध्यम की मूर्ति व किस धर्म की है? टेराकोटा की है, हिंदू शैव धर्म की है। बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग का दृश्य कहाँ है? कोलकाता संग्रहालय पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन को अब किस नाम से जानते हैं? विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल। फास्ट करेंगे। अमरावती स्तूप किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी, कर्नाटक में है। दिल्ली की किल्ली किसे कहते हैं? अमरावती स्तूप कहाँ पे? अमरावती कर्नाटक, कृष्णा नदी। सर 113 नंबर। अच्छा, वहीं हैं अभी आप। सर आप देख लीजिए। बुद्ध का महानिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग, कोलकाता संग्रहालय पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन को किस? विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल।
अमरावती स्तूप किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी, कर्नाटक। दिल्ली की किल्ली किसे कहते हैं? लोहे की लाट। जो किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय। कहाँ पर है? कुतुब मीनार परिसर में है। कहाँ पर? दिल्ली में है। सर ये सर वही तो है लोह स्तंभ। हाँ जी, कुतुब मीनार परिसर में। इसकी विशेषता क्या है? जंग रोधक है ये, यानी आज तक इस पे जंग नहीं लगा है। लगभग कितनी? 1600 साल पुराना है लगभग। और किस लिपि में लिखा हुआ है? इस पे ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। अच्छा, इस पे जंग क्यों नहीं लगा? इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फास्फोरस की मात्रा अधिक है इसमें, इसलिए बनाने में इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा डाली गई थी, जिसके कारण इसमें अभी भी जंग नहीं लगा है। और विशेषता भी यही है इसकी। विरूपाक्ष मंदिर की शैली व धर्म क्या है? दक्षिणी शैली है, धर्म है शैव धर्म। पेरिस का निर्णय के चित्रकार कौन है? रूबेंसो। किस कलाकार ने के भाई प्रधानमंत्री थे? सतीश गुजराल के। वास्तुविद थे सतीश गुजराल। ठीक है, और इंद्र कुमार गुजराल को दरबारी गांधी भी बोलते थे। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल को दरबारी गांधी भी बोलते थे। धन्वंतरी पुरस्कार किस लिए देते हैं? चिकित्सा क्षेत्र में देते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार भारत सरकार के किस विभाग द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इंपॉर्टेंट सवाल है। 2008 में भारत रत्न किसे दिया गया? भीमसेन जोशी को दिया गया। बौद्ध संगीतियों का सही क्रम है, लिख लीजिए। राजगृह नंबर 1 पर, नंबर 2 वैशाली, नंबर 3 पाटलिपुत्र, नंबर 4 कुंडलवन। नंबर 1 राजगृह, नंबर 2 वैशाली, नंबर 3 पाटलिपुत्र, नंबर 4 कुंडलवन। हेनरी माथिस किस वाद के अंतर्गत हैं? अभिव्यंजनावाद। 125 नंबर का सवाल है। आंख में चित्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में बनता है। इंपॉर्टेंट सवाल आएगा पेपर में। 125 सवाल आपके कंप्लीट। सर हेनरी माथिस वाले में फाववाद भी आएगा। अभिव्यंजनावाद ऑब्लिक फाववाद कर लो।